हम भारत में बैंकों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात भारत में बैंकों के प्रकार को अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। भारतीय बैंकों के प्रकारों को अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम भारतीय बैंकों के प्रकार को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। भारतीय बैंकों के प्रकार, भारतीय बैंकों के प्रकार, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक अर्थात शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक, ऐसा कोई भी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल हो, अनुसूचित बैंक कहलाता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार होता है, अर्थात अनुसूचित बैंकों का शीर्ष संस्था होता है आरबीआई। अनुसूचित बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित बैंक ऐसे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में शामिल हो, दूसरे अनुसूची में शामिल हो, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ऐसे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल हो, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार होता है। ऋण लेने का अधिकार होता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार होता है। अनुसूचित बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करती है। अनुसूचित बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करती है। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक है। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित
बैंक है। भारत में कोई भी बैंक हो, सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। अनुसूचित बैंक की शीर्ष संस्था होती है, शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। आरबीआई अनुसूचित बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। अनुसूचित बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अनुसूचित बैंक के प्रकार, अनुसूचित बैंक के प्रकार पहला होता है, अनुसूचित बैंक के प्रकार पहला होता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। जबकि दूसरा होता है अनुसूचित सहकारी बैंक। अनुसूचित सहकारी बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ऐसे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल हो, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार होता है। अनुसूचित बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करती है। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक की शीर्ष संस्था आरबीआई होती है। अनुसूचित बैंक के प्रकार अनुसूचित वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। अगला है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी बैंक जो लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित अर्थात केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के द्वारा हो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी बैंक, ऐसा कोई भी बैंक जो लाभ हानि के सिद्धांत पर, लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करता हो, लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करता हो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाता है। व्यापारिक बैंक कहलाता है। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ
अर्जित करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद अर्थात केंद्रीय विधानमंडल, जिसे आज हम कहते हैं संसद, केंद्रीय विधानमंडल, संसद के पारित सहकारिता अधिनियम, संसद के पारित सहकारिता अधिनियम, संसद के पारित सहकारिता अधिनियम, ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद के पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद के पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। शीर्ष संस्था होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक फर्दर 4 प्रकार के हैं। वाणिज्यिक बैंक के प्रकार, वाणिज्यिक बैंक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है 51% या 51% से अधिक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है 50%, राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है 15%, तथा प्रायोजक बैंक या स्पॉन्सर्ड बैंक का, जो इसको स्पॉन्सर करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, प्रायोजक बैंक का हिस्सेदारी होता है 35%। तीसरा है निजी बैंक। ऐसा कोई भी बैंक जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक हो, निजी बैंक कहलाते हैं, तथा इनके पास कम से कम पूंजी निवेश होना चाहिए 200 करोड़ रुपए।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है आईसीआईसीआई, ध्यान दीजिएगा। चौथा है विदेशी बैंक, विदेशों का भारत में स्थापित बैंक को विदेशी बैंक कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है ग्रैंड लेस बैंक, जिसकी स्थापना हुई है 1884 में, हेडक्वार्टर है लंदन। तो यह है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। ऐसा कोई भी बैंक जो लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करता हो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाता है। इनका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद के पारित सहकारिता अधिनियम के तहत हो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। वाणिज्यिक बैंक 4 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक तथा विदेशी बैंक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक या राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई और भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है। राष्ट्रीयकृत बैंक की शीर्ष संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक की शीर्ष संस्था आरबीआई होती है। अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंकों का वित्तीय पोषण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई से ही ऋण लेती है राष्ट्रीयकृत बैंक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत
बैंक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्थात ऐसा कौन सा बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक यह है आपका आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक ही स्तरीय होते हैं, जैसे कि सहकारी बैंक त्रिस्तरीय होते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक एक स्तरीय होते हैं, अर्थात कस्टमर सीधा बैंक से संपर्क करता है। राष्ट्रीयकृत बैंक एक स्तरीय होते हैं, यह एक स्तरीय होते हैं, यह एक स्तरीय होते हैं, अर्थात कस्टमर सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है राष्ट्रीयकृत बैंक को, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को। जैसे यदि आप एसबीआई के अंदर जाते हैं, अर्थात कस्टमर सीधा संपर्क करता है एसबीआई से, यह एक स्तरीय होता है। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे सहकारी बैंक, वो त्रिस्तरीय होता है, अर्थात जो फंड होता है नाबार्ड से आता है राज्य कोऑपरेटिव बैंक में, अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, राज्य सहकारी बैंक में नाबार्ड से पैसा आता है सबसे पहले राज्य स्तर के, राज्य कोऑपरेटिव बैंक अर्थात राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आता है जिला स्तर पर, अर्थात जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद जिला स्तर से आता है ग्राम स्तर पर, जो कि है सहकारिता सोसाइटी, सहकारिता सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, अर्थात सहकारी बैंक त्रिस्तरीय होते हैं। और उसके बाद सहकारिता सोसाइटी से पैसा प्राप्त होता है किसानों को ऋण के माध्यम से, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक एक स्तरीय होते हैं, अर्थात कस्टमर सीधा संपर्क करता है राष्ट्रीयकृत बैंक से, जैसे कि एसबीआई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, समझिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसमें अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में इसमें 50% हिस्सेदारी, इसमें 50% हिस्सेदारी या भागीदारी भारत सरकार की
भारत सरकार की 15% हिस्सेदारी, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की, राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी, 35% हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है, प्रायोजक बैंक की होती है, जो स्पॉन्सर्ड करता है। एसबीआई भी या कोई भी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अपना स्पॉन्सर्ड कर सकता है, अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता है। 35% हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है, स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है। इसमें 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है, प्रायोजक बैंक की होती है। इन्हें कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनका उद्देश्य होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। इसका उद्देश्य होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। इसका उद्देश्य होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, अर्थात भारत के कोने कोने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से ग्रामीण जनता को, सुदूर अंचलों में रहने वाले ग्रामीण जनता को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, जिससे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। तो यह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह भी होते हैं, यह एक स्तरीय होते हैं, यह एक स्तरीय होते हैं, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सीधा कस्टमर संपर्क करता है। यह एक स्तरीय होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। इसमें 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है। इसका उद्देश्य होता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। यह एक स्तरीय होते हैं। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं निजी बैंक। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं निजी बैंक, प्राइवेट बैंक। निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ऐसा कोई भी बैंक जिसमें 51% या 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों की होती है, निजी बैंक कहलाते हैं। इसमें निजी क्षेत्रों की, अर्थात इस बैंक में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है, 51% से अधिक होती है। इसमें निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है
आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई है 1994 को और इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है मुंबई, इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदेशी बैंक। ध्यान रखिएगा कि निजी बैंक और विदेशी बैंक में पूंजी होना चाहिए, कम से कम पूंजी निर्माण होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। निजी बैंक हेतु 200 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आवश्यक है। 200 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आवश्यक है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदेशी बैंक। अगला है विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन बैंक यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। इसमें अर्थात विदेशी बैंकों में पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपए का होता है। 200 करोड़ रुपए का होता है। ये विदेशी बैंक होते हैं जिनकी शाखाएं भारत में स्थापित होती है। यह विदेशी बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होती है जिनकी शाखाएं भारत में स्थापित होती है। भारत में स्थापित होती है, जिनकी शाखाएं भारत में स्थापित होती है। चूंकि यह अनुसूचित बैंक होती है, अर्थात यह भी आरबीआई के गाइडलाइन का फॉलो करती है। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक, भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है ग्रिंडलेज बैंक। ग्रिंडलेज बैंक की स्थापना हुई है 1884 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ग्रिंडलेज बैंक भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है, ग्रिंडलेज बैंक। निजी बैंक यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। इसमें निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है आईसीआईसीआई। विदेशी बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। इसमें पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपए का होता है। यह विदेशी बैंक होते हैं जिसकी शाखाएं भारत में स्थापित होती है। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है ग्रिंडलेज बैंक। इसकी स्थापना हुई 1884 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन।